Hello student, I am going to teach you class 11 for physics. फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर जो चल रहा था ठोसों के यांत्रिक गुण, उसमें एक टॉपिक है हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक का नियम क्या होता है? इसके पहले आप लोगों ने कुछ डिफिनेशन पढ़ी थी, विकृति क्या होती है और प्रतिबल तथा विकृति, इसी पर हम बात करेंगे। हुक्स नियम यही कहता है, हुक्स नियम है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, पहला ये इसकी शर्त है कि प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर दूसरी शर्त कहता है लघु विकृतियों के लिए, मतलब विकृतियाँ कैसी हो, मतलब उसमें जो वृद्धि हो वो छोटी हो। लघु विकृतियों के लिए लंबाई में परिवर्तन कम से कम हो। लघु विकृतियों के लिए हुक का नियम क्या कहता है? प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है किसी पदार्थ में, तब इसे हुक का नियम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत लघु विकृतियों के लिए, मतलब लंबाई में कम से कम परिवर्तन हो, लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल, किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हुक का नियम कहते हैं, इसे हुक का नियम कहते हैं। तो यहाँ से अगर प्रतिबल बटे विकृति कर दें तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, नियतांक मिल जाएगा यहाँ से। इसके नीचे लिख लीजिए, किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति के गुणांक को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किसी भी, ये फार्मूला है इसका, किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति के गुणांक को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अभी इसके पहले आप लोगों ने हुक का नियम पढ़ा था। हुक का नियम में क्या शर्त है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर और उसके भीतर लघु विकृतियों के लिए उत्पन्न, किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसे हम कहते हैं हुक का नियम। इसके बाद है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें है किसी तार की लंबाई की तुलना में मोटाई नगण्य होनी चाहिए। इसकी शर्त क्या है? किसी तार की लंबाई की तुलना में मोटाई नगण्य। ये केवल ठोसों के लिए ही होता है, क्योंकि अगर आप तरल लेंगे, लिक्विड लेंगे, द्रव लेंगे, तो उसमें ये चीज़ लागू नहीं हो पाएगी। ठोस में ही आपको लंबाई मिलेगी, आयतन मिलेगा, तो इसलिए इसमें
यंग प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों के लिए ही लागू होता है। इसमें क्या है, किसी तार की लंबाई की तुलना में मोटाई नगण्य हो। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, किसी तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखिए। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे इसे कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक, कैपिटल वाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। इसके आगे इसके लिए पूछेगा कि यंग गुणांक के लिए व्यंजक निकालिए। तो व्यंजक के लिए आपको ये फिगर बनाना होगा। इसमें हमने कोई तार लिया है जिससे हमने कोई एमजी भार लटका दिया है। इसकी तार की लंबाई पहले थी यल, जब इस पे भार लटकाया गया तो इसकी लंबाई खींच के इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हुई, डेल्टा यल की। तो ये क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसके पहले पढ़ें आप, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है, बराबर होता है एफ अपॉन ए, और अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू होता था लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि अपॉन लंबाई, तो डेल्टा यल अपॉन एल। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे यंग प्रत्यास्थता वाले में। तो आ जाएगा y बराबर एफ अपॉन ए पूरे के बटे डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल, या ये यल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू यल अपॉन डेल्टा यल, या फिर y बराबर एफ यल अपॉन ए डेल्टा एल। तो व्यंजक क्या इसका मिलेगा, y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यहाँ पे इसके आगे लिखिए, तार पर लगाया गया बल, यदि इस तार पर लगाया गया बल
F बराबर mg हो तो mg और तार की त्रिज्या r हो तो, और तार की त्रिज्या r हो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और तार की त्रिज्या, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, यफ हमने ले लिया एम जी, तो एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसको ये पूरा हमने ले लिया डेल्टा एल को टी, अगर हम टी मान लें इसको तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल बराबर टी, ये हो जाएगा इतना। त्रिज्या आर है तो एरिया निकल कर आ गया पाई आर स्क्वायर, या फिर टी ना लगा के आप डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला हो जाएगा। कब? जब हम निकाले थे y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो यहाँ से अगर तार पर अगर कोई बल हम लगा रहे हैं जो एम जी के बराबर हो और तार की त्रिज्या r मान लें, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। डेल्टा क्या, डेल्टा एल यहाँ पर है, तार में हुई जो लंबाई में वृद्धि है वो है, और लंबाई क्या है? एल है। एम जी क्या है इसका? जो भार है। अब इसके आगे नोट डालिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के नीचे लिखिए नोट, जो फार्मूला था उसके नीचे नोट में लिखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक लटकाए गए भार यम, तार की लंबाई यल और लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल, त्रिज्या आर, इसका मान केवल तार के भार पर निर्भर करता है। इस सब का मान केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है दो तारों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक। अब अगर पूछ दे कि दो तार के लिए प्रत्यास्थता गुणांक निकालिए, तब आप क्या करेंगे? दो तार हमने लिया जिससे m इसका भार लटका दिया, एक से लटकाया m1 m2, तो इसमें जो पहले इसकी लंबाई l थी, लंबाई में वृद्धि होने की वजह से डेल्टा l1 हो गई। उसी तरह इसमें है डेल्टा 2 थी, पहले l2 थी और वृद्धि होने पर डेल्टा l2 हो गई। तो यहाँ से हम निकालेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। फार्मूला था एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 जी l1 अपॉन पाई आर 1 स्क्वायर डेल्टा l1, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 जी l2 अपॉन पाई आर 2 स्क्वायर डेल्टा l2। फिर y1 इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड से, तो ये आ जाएगा y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू, y1 क्या है? m1 जी l1 अपॉन पाई आर 1 स्क्वायर डेल्टा l1 पूरे के अपॉन y2 है m2 जी l2 अपॉन पाई r2 स्क्वायर डेल्टा l2। अब इसमें से जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। अब फिर इसे और शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फिगर का। ये हो जाएगा y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू
m1g(L1 अपॉन पाई r1 स्क्वायर डेल्टा L1 इंटू ये पलट जाएगा इधर जाके, ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर डेल्टा L2 अपॉन m2g(L2). इसमें से g कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ नहीं कटेगा, y1 अपॉन y2 आ जाएगा m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 डेल्टा L1 डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 और क्या बचा है इंटू पाई से पाई कैंसिल r2 स्क्वायर r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। यहाँ से इतना बचा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। दो तारों को निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, दो तारों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक जब हमें निकालना हो तो फार्मूला आपका लगेगा y अपॉन y2 y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 तार की लंबाई है और ये इसका भार है। डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 तार की लंबाई में वृद्धि और R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर क्या है, R क्या है, इसकी त्रिज्या है, जो तार है उसकी त्रिज्या R है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में लिखिए प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत लघु विकृतियों के लिए, ये भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की तरह ही है आयतन। इसमें बस क्या था, उसमें आपका था यंग प्रत्यास्थता में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति के अनुपात को बोलते थे। यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। तो लिखिए प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। नीचे लिखिए यदि कैपिटल V आयतन के किसी पिंड पर, यदि कैपिटल V आयतन के किसी पिंड पर दाब P लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो, उसके आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो, तब आयतन विकृति बराबर होता है जैसे वहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृति था डेल्टा L अपॉन L, यहाँ पे होगा डेल्टा V अपॉन कैपिटल V। आयतन में परिवर्तन होगा और ये माइनस में। फिर अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल कैपिटल P बराबर कैपिटल P। अतः वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता
गुणांक कैपिटल बी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए कैपिटल बी बराबर हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल क्या है? P है, आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपॉन V। यहाँ से आ जाएगा V बराबर P इंटू या माइनस कर लीजिए V अपॉन डेल्टा V, TV अपॉन डेल्टा V, V बराबर फार्मूला हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तथा बीमीय सूत्र ml इनवर्स टी स्क्वायर होता है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? जो आयतन विकृति और अभिलंब विकृति के अनुपात को शो करता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। वहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में यही अंतर है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक में अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल में अनुपात ज्ञात होता था, और यहाँ पे आयतन विकृति और अभिलंब प्रतिबल में ज्ञात होगा। नेक्स्ट टॉपिक है संपीड्यता। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, समय बंद कर बस यही लिखवाना है। संपीड्यता, इसमें लिखिए किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल बी, इसे बी से डिनोट करते हैं। कैपिटल बी के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं, उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर होता है 1/b, पूरा लिखते हैं संपीड्यता बराबर 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। संपीड्यता के बराबर 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b होता है। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन होता है। और बीमीय सूत्र जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का था वही इसका भी होगा। बीमीय सूत्र यहाँ पर हो जाएगा m1L/T इनवर्स, इसका बीमीय सूत्र इतना हो जाएगा। इसके आगे लिखिए नोट में, नोट करके किसी पदार्थ की संपीड्यता यह दर्शाती है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से दबाकर, किसी पदार्थ की संपीड्यता यह दर्शाती है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से दबाकर उसके आयतन में कमी की जा सकती है।
जिस पदार्थ को जितनी आसानी से दबाया जा सकता है उसकी संपीड्यता उतनी ही अधिक होती है। जिस पदार्थ को जितनी आसानी से दबाया जा सकता है उस पदार्थ की संपीड्यता उतनी ही अधिक होती है। जैसे रबर की संपीड्यता स्टील की तुलना में अधिक होती है। जैसे रबर की संपीड्यता स्टील की तुलना में अधिक होती है। तो संपीड्यता क्या होता है, जैसे रबर की बॉल ले लीजिए और उसको स्पर्श कीजिए तो वो क्या होगा, स्टील की तुलना में वो जल्दी से स्पंज हो जाएगा, दब जाएगा और उसका आयतन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, संपीड्यता कहलाएगा। अब इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।